नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में हम आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ हुआ है, किस तरह का एक्शन कमोडिटी मार्केट में दिख रहा है। सबसे पहले वो टॉप 10 कमोडिटी जहां आज सबसे ज्यादा तेजी या मंदी दिख रही है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। नॉन एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कच्चा तेल जहां पर लगातार उबाल दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 के पार निकल चुका है। हफ्ते भर में अगर देखें तो कच्चे तेल में 6.5% की तेजी दिख रही है। रूसी ऑयल पे जिस तरह से अमेरिका की पाबंदी बढ़ी है उसका यहां पर दबाव बना है। इसके अलावा नेचुरल गैस सेकंड सबसे ज्यादा यहां पर तेज था, 5% का उछाल दिखा, 360 रुपए के पार निकल चुका है। तो ये एक बड़ी तेजी नेचुरल गैस में, क्योंकि सीजनल डिमांड वहां पर काफी ज्यादा है और ये सर्दी और आगे बढ़ने वाली है, इस वजह से वो तेजी दिख रही है। गोल्ड की अगर बात करें तो 78,600 के आसपास MCX पर सोना पहुंच चुका है और रुपए की जो कमजोरी है उसका फायदा घरेलू बाजार में सोने को मिल रहा है। लेकिन चांदी आज मुनाफा वसूली यहां पर थोड़ी जरूर दिखी, 92,000 के ऊपर चांदी टिक नहीं पाई आखिर में। अभी हालांकि ट्रेड 1130 तक होगा, लेकिन भाव काफी नीचे आ चुके हैं, 91,750 के आसपास आ चुके हैं। तो चांदी में काफी मुनाफा वसूली दिख रही है और कॉमेक्स पर भी चांदी $31 के नीचे आ चुकी है। कॉपर और जिंक तो सारे बेस मेटल्स में आज तेजी का रुख है। करीब करीब 1% की तेजी जिंक में है, 275 के पार निकल चुका है। वहीं कॉपर 830 रुपए के करीब है। अब एग्री मार्केट की बात करते हैं, जहां पर क्लोजिंग हो चुकी है। बंद होने के बाद की चाल क्या रही है तो धनिया जहां पर अप्रैल वायदा, अब जनवरी के बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है धनिया का वो अप्रैल का वायदा है, वहां पर गिरावट दिख रही है। 8600 रुपए के नीचे फिसल कर आ चुका है। जीरे में काफी ज्यादा गिरावट है, 3 से 4% की गिरावट आज के सत्र में जीरे में दिखी है। 22,500 तक लुढ़क कर आ गया है। जीरे की फसल कही जा रही है कि इस बार काफी अच्छी है। कई सारी ऐसी तस्वीरें आ रही थी हमारे पास जो देखकर लग रहा था कि गुजरात और राजस्थान दोनों जगहों पर इस बार जीरे की फसल अच्छी है, उसका दबाव दिख रहा है। हल्दी की भी तेजी नहीं टिक पा रही है। एक आध हफ्ते में हल्दी की नई अराइवल शुरू हो जाएगी। छिटपुट कुछ हल्दी मार्केट में नए आने शुरू हो चुके हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव यहां पर दिख रहा है। लेकिन ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर भी 0.5 से 1% तक की गिरावट दोनों ही काउंटर में। ग्वारगम का फरवरी वायदा 10,500 रुपए के नीचे आ चुका है और ग्वारसीड का फरवरी वायदा 5,425 के करीब। हालांकि यहां पर तेज गिरावट नहीं है, लेकिन यहां पर भी गिरावट का रुख है। तो ओवरऑल एग्री मार्केट के लिए आज काफी खराब दिन रहा और काफी तेज गिरावट यहां पर देखी। लेकिन नॉन एग्री मार्केट में क्रूड और नेचुरल गैस और गोल्ड जहां पर अच्छी तेजी दिखी और साथ ही बेस मेटल्स में अच्छी तेजी दिखी। लेकिन चांदी में आज के सत्र में मुनाफा वसूली दिख रही है। रुपए का फैक्टर बात कर लेते हैं तो रुपए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया है। $1 का भाव आज 86 रुपए 58 पैसे तक फिसल गया। महीने भर में 2% से ज्यादा की गिरावट रुपए में आ चुकी है। एक साल में रुपए में 4.5% तक की गिरावट आ चुकी है। 83 से 84 तक पहुंचने में रुपए ने सिर्फ 14 महीने का वक्त लिया। 84 से 85 जाने में रुपए को सिर्फ 2 महीने लगे और 85 से 86 का लेवल आने में 21 दिन का ही सिर्फ वक्त लगा है। और वो भी 86 रुपए ही नहीं, 86 रुपए 58 पैसे तक अब रुपया डॉलर के मुकाबले पहुंच चुका है। इसके पीछे अगर बड़ी वजह की बात करें तो यूएस में ट्रेजरी यील्ड में उछाल, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.8% के आसपास पहुंच चुका है। क्रूड में तेजी से लग रहा है कि ट्रेड डेफिसिट इंडिया का और बढ़ने वाला है और अन्य एशियाई करेंसी में कमजोरी से भी रुपए पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा है। इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमी को लेकर चिंता है और वो चिंता जो है वो स्पिल ओवर इफेक्ट भारत की इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। साथ ही यूएस में मजबूत इकोनॉमिक नंबर से डॉलर में मजबूती दिख रही है और डॉलर इंडेक्स फिर से 110 के पार निकल चुका है। यूएस में बेहतर अनुमान जॉब ग्रोथ से लग रहा है कि फेड इस बार ब्याज दरों में कटौती तो नहीं करेगा और आगे भी पूरे साल में भी अब कई सारे एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कटौती होगी। तो यानी डॉलर में बढ़ने के सारे रीजन मौजूद है और रुपए में कमजोर होने के सारे फैक्टर्स यहां पर दिख रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसी को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है, रुपए पर दबाव इस वजह से भी है, हेजिंग एक्टिविटीज की वजह से भी रुपए पर दबाव बढ़ा है। और घरेलू इक्विटी मार्केट, घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो इक्विटी मार्केट में जनवरी में सिर्फ $400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली अब तक एफआईआईज कर चुके हैं। वहीं पिछले तिमाही में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने था उसमें $1100 करोड़ की एफआईआईज की घरेलू इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिखी थी। तो ये सारे फैक्टर्स रुपए को कमजोर बना रहे हैं। इसके बाद भी
कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जिनको लगता है कि अभी भी रुपया काफ़ी ओवर वैल्यूड है। उन्होंने 40 करेंसी से जब तुलना की तो रुपए को ओवर वैल्यूड माना, क्योंकि रुपया अभी भी उस तरह की गिरावट नहीं दिखाया जो बाकी पीयर करेंसी, जो बाकी एशियाई करेंसी दिखा रही है। चलिए आगे बढ़ते, अब बात कर लेते हैं अहम खबर की, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी हैं, प्रेसिडेंट है AIJGF के। पंकज जी, एक बहुत ही अहम खबर है। कहा जा रहा है कि साइबर पुलिस के निर्देश पर यह काम किया जा रहा है कि कई सारे ट्रेडर्स को बैंकर्स द्वारा उनके बैंक खाते को फ्रीज किया जा रहा है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ये रीजन बताइए और इसका क्या असर उन कारोबारियों पर हो रहा है। पंकज जी। जी विश्वजी, अभी देखा जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार तमाम तरीके के ट्रेड, यानी मोबाइल ट्रेड, ज्वेलरी ट्रेड, एक्स बजट कोई भी ट्रेड हो, अगर उसको यूपीआई का पेमेंट आया है और पेमेंट अगर किसी एंगल से कहीं डिस्प्यूटेड अमाउंट है कहीं का, तो उसका चेन वाइज, यानी अगर किसी एक ने गलत पेमेंट दिया है और चेन टू चेन वो दूसरे तीसरे चौथे के पास जा रहा है, तो खाते ब्लॉक किए जा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, पूरे पूरे बैंक अकाउंट में फुल पेमेंट सीज कर दी जाती थी। जब पिछले 3 महीने पहले एक बार हमने आवाज उठाई थी आप ही के चैनल पे, आपके माध्यम से भी देश में बात गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ कि जो अकाउंट थे उसमें पूरा अमाउंट को ब्लॉक करने की बजाय अभी ये देखा जा रहा है कि 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिसके फुल अमाउंट को ब्लॉक ना करके केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट को रोका जा रहा है। और है तो आप लोगों ने CIT की तरफ से तो आपने जरूर आवाज उठाई होगी, तो आगे वो लोग ऐसा कुछ फिर इस वापस को इनको कुछ राहत देने की उम्मीद लग रही है आपको? जी विश्वन जी, अभी पिछले 6 या 7 फरवरी को दिल्ली में नेशनल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी कैट की, जहां पे देश भर के सभी व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद थे। देश भर के साउथ ईस्ट, सब वेस्ट कश्मीर से लेकर तो चारों तरफ के व्यापारियों ने अपनी पीड़ा को बताया किस तरीके का हो रहा है, बैंक अकाउंट सीज हो रहे हैं। तो वहीं पे जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है संगठन के CIT के और चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उन्होंने गृह मंत्रालय, क्योंकि साइबर पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और साथ में RBI गवर्नर को बैंकिंग, इन दोनों को पत्र लिख के व्यापारियों की समस्या को सुलझाने के लिए, और जो व्यापारी है उनको क्या चीज, व्यापारियों को अवेयरनेस करने के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिससे व्यापारियों को पता लगे उन्हें क्या चीज देखनी है, जिससे उनके पास कोई गलत पेमेंट ना आए। और आपने देखा होगा इधर इंदौर साइड में UPI को लेना बंद कर दिया है, क्योंकि पेमेंट 100 रुपए का हो या 1 लाख का हो, अगर वो पेमेंट चेन वाइज कहीं से डिस्प्यूटेड है तो खाते ब्लॉक हो रहे, तो लोगों ने UPI का पेमेंट लेना बंद कर दिया है। क्योंकि हम नहीं कहने को होता है UPI जिसका पेमेंट ले रहे हैं उसका आधार पैन देख ले, पर होता क्या सिस्टम में कि कोई व्यक्ति आता है, उसका दोस्त पेमेंट दे रहा है, किसी की मम्मी दे रही है, किसी का बेटा दे रहा है, तो जानते हुए ना जानते हुए कहीं ना कहीं अगर फंस जाता है तो फिर उसको लेकर उसका अकाउंट सीज होता है। और व्यापार, अगर किसी ने बैंक की लिमिट ले रखी है और उसका खाता ब्लॉक हो जाता है तो वो फिर व्यापार ही नहीं कर पाता। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम्स को देश भर के व्यापारियों ने शेयर किया, तो बात ये निकल के आई कि इसको सरकार तक लेके जाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकलवाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए, छोटे कारोबारियों को सॉल्यूशन मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने एक अहम मुद्दा था जो उठाया, इसलिए ज़रूरी था कमोडिटी विशेष में हमने इस चर्चा को उठाया। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और बताया और उन मुद्दों को उठाया। उम्मीद करते हैं ये जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। शुक्रिया सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कमोडिटी विशेष में हम बात करेंगे ग्वार को लेकर। ग्वार को लेकर कई सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्वार में कब लौटेगी रफ्तार। इसकी रफ्तार का इंतजार राजस्थान के ज़्यादातर लोगों को है। इसके लिए कई नैरेटिव भी सेट किए जाते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्वार को चलाने या गिराने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन काफ़ी सालों से ग्वार में वो एक्शन नहीं दिखा है जिसकी उम्मीद किसान और कारोबारी करते हैं। चलिए, तो 2025 में क्या होगा, फिर वही सुस्ती या लौटेगी रफ्तार? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम 1-2 दिनों के लिहाज से नहीं, पूरे साल के लिहाज से बात करेंगे कि ग्वार में क्या कुछ खास होने वाला है। तो ग्वार की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में बता दें, हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है और ग्वार को बारीकियों से समझते हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं श्रीपाल शर्मा है, ग्वार के किसान भी है, हालांकि उन कई तरह के बिजनेसेस में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी खुद की खेती भी है ग्वार की। तो उनसे जानेंगे कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ग्वार की खेती का क्या हालचाल है, ये उनसे समझेंगे। और साथ ही हमारे साथ गजेंद्र पारक हैं, राजहंस गम इंडस्ट्रीज से। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर, मिलों की डिमांड को लेकर
अंदर तमाम मुद्दों पर उनसे भी चर्चा करेंगे। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। पुखराज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है सर, ग्वार में हो क्या रहा है इस बार की डिमांड और सप्लाई की रिपोर्ट क्या कह रही है? एक्सपोर्ट के नंबर किस तरह के आ रहे हैं? क्या रिपोर्ट है सर आपके पास ग्वार को लेकर? अब विश्व मोहन जी, हम समग्र बात करें यदि ग्वार पर, तो ग्वार में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ग्वार में कुछ हो ही नहीं रहा है। जिस ग्वार के अंदर बरसात की कमी या ज्यादा से गड़बड़ आती थी, जिसके अंदर क्रूड की तेजी मंदी से गड़बड़ आती थी, जिसके अंदर डॉलर की तेजी मंदी से गड़बड़ आती थी, वो सारे विषय हैं वो ग्वार से हट गए हैं। ये तो समझ में व्यापारियों को भी नहीं आ रहा है कि ये विषय क्यों हट गए हैं। आज अभी मैं इंट्रो में देख रहा था, आपने बताया कि डॉलर 86.5 हो गया। इस डॉलर का जो फायदा ग्वार को मिलना चाहिए था, क्योंकि 95% निर्यात होता है, तो वो फायदा भी ग्वार गम में नहीं मिला है। तो इस नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है, ये खोज के तो सभी लोग परेशान हैं। जहां तक बात सर रही, आपको क्या लगता है? सर मैं रोकना चाहूंगा आपको यहीं पर। आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी सुस्ती दिख रही है? तमाम तेजी के फैक्टर होने के बाद भी ग्वार क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एक तरफा ज्यादातर लोग जो अलग अलग विरोधाभास था जिनमें, वो भी अब एक मत दिख रहे हैं, उसके बाद भी ग्वार नहीं चल रहा है। देखिए विश्व मोहन जी, कोई व्यक्ति एक मत हो या न हो, जो फंडामेंटल में जो स्थिति होती है वो तो अपनी जगह बनी रहती है, भले मत अलग अलग हो। मतों का क्या है, जैसे ही तेजी आती है मत अलग हो जाते हैं, जैसे ही मंदी आती है मत अलग हो जाते हैं। ये मैंने तो बहुत लंबे समय से देखा है। लोग अपनी बात से विचलित हो जाते हैं और उसकी भाषा चेंज हो जाती है, पर उनको छोड़िए, हम लोगों की बात क्यों करें। मेरा ये मानना है कि जिस तरह की अभी खपत है, जैसे दिसंबर के अंदर भी 35,000 टन के लगभग गम का निर्यात हुआ है, और इससे पहले भी 26,000 27,000 टन का पिछले 2 महीनों में निर्यात हुआ है। इस निर्यात को औसत भी कह सकते हैं और अच्छा भी कह सकते हैं। इस निर्यात से भी ग्वार हमें 1 करोड़ 20 लाख बोरी चाहिए, और 70 लाख बोरी की फसल, मेरा मानना हो सकता है दूसरे लोगों का भिन्न विचार हो, तो ऐसे में भी ग्वार के भाव बढ़ने चाहिए थे। और जो पूरे संसार में जलवायु परिवर्तन है, उससे भी ग्वार के भाव बढ़ने चाहिए थे। और जो डॉलर बढ़ रहा है, उससे भी ग्वार के भाव बढ़ने चाहिए थे। पर इसका इफेक्ट वायदा बाजार में नहीं दिख रहा है, और जब वायदा बाजार में इसका इफेक्ट नहीं दिखता, तो हाजिर बाजार में भी नहीं दिखता है। तो वायदा बाजार के अंदर एक तो वॉल्यूम कम हो गया, दूसरे में हमें आशंका है ऐसी कि कुछ लोग इसे मेंटेन कर रहे हैं, इसके भाव को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने के कई सारे तरीके हैं। इसको सॉफ्टवेयर से भी मेंटेन किया जा सकता है कि बायर आए तो उसके सामने बिकवाली करते रहो, बिकवाल आए तो उसके सामने लिवाली करते रहो, तो बाजार अपने आप मेंटेन हो जाता है। तो पूरे साल पिछले में इस तरह से बाजार मेंटेन हुआ, और जो अभी फंडामेंटली तेजी बननी चाहिए थी वो भी नहीं बन रही है। तो विश्वमोहन जी, इसके साथ में ये भी कह दूं, इसके जो बाय प्रोडक्ट है चूरी कोरमा, उन दोनों की बिक्री बढ़ी है, गम की बिक्री भी बढ़ी है, और ग्वार की सप्लाई भी कमजोर हुई है। मिलों को जिस तरह से ग्वार चाहिए उस तरह से ग्वार मिल नहीं पा रहा है, और इस 70 लाख में से लगभग 45 लाख बोरी की फसल मार्केट में आ। तो इन सब बातों के बावजूद तेजी नहीं आना अचरज का विषय है। पर जहां तक हम पूरे साल की बात करें, तो संभावना ये लगती है कि इसके भाव आज नहीं तो कल एक बार बढ़ेंगे जरूर। उस बढ़ने के बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि अब इसके भाव कहां पे स्थापित रहते हैं और कहां पे रहेंगे। पिछले समय में भी मंदी का एक कारण और भी रहा कि मोट है वो 4500 रुपए बिक रहा था, जो इसके बराबर की फसल है, इसके साथ ही पैदावार होती है मोट, बाजरी, ग्वार, तो वो भी एक कारण रहा। पर मोठ भी अपनी बात से निकल चुका है। 4500 वाला ग्वार मोठ है वो 5,5200 रुपए हो गया है। अब जब बाजार घटता है तो उसके पीछे कुछ कारण गिना दिए जाते हैं, उसे मैं गिनाना नहीं चाहता कि शेयर मार्केट मंदा है, इससे मायूसी आ गई। ये सब कारण नहीं है, इसमें कारण एक ही है, वॉल्यूम की कमी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होना, और एग्री एक्सचेंज के अंदर लोगों का भरोसा उठा है, इसलिए नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और जब तक नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तब तक फंडामेंटल के अनुसार बाजार नहीं चलेगा। बाजार सट्टे की ली बेच से, उसकी ताकत से चलेगा विश्वमोहन जी, और यही ग्वार में हो रहा है। ऑन दी होल जो पूरे साल के लिए हम बात करें तो यही है।
जी पुखराज जी, विष्णु एक और सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपने बीच में जैसा कहा कि वायदा बाजार का वॉल्यूम कम है, तो कुछ लोग हो सकता है कि ऑपरेट कर रहे हों और बाजार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हों, लेकिन कब तक लोग कोई भी रोक कर रख सकता है किसी बाजार को, क्योंकि ये तो फ्री मार्केट है। ऐसे में कब तक रोक सकता है कोई? 6 महीने, 3 महीने? किसी के हैंड कितने डीप हो सकते हैं कि ग्वार के मार्केट को रोक कर रखे, सप्रेस करके रखे? पुखराज जी, देखिए विष्णु मोहन जी, आप तो शेयर बाजार को भी देखते हैं और इस बाजार को भी देखते हैं, आपको पूरा इसका नॉलेज है। ये समूची यदि 17 लाख बोरी हम फसल गिने तो 3500 करोड़ 3600 करोड़ की ही फसल है, और 3500 करोड़ 3600 करोड़ की फसल को रोक के रखना और इस पे कब्जा करना, ये कोई बहुत दुविधापूर्ण नहीं है बड़े लोगों के लिए। इसका मैं एक उदाहरण भी दे देता हूं आपको कि पिछले पूरे साल जिस तरह जीरा अगले से अगले महीने में माइनस में चलता रहा 1015 रुपए, जबकि इसका कोई कारण नहीं था, मतलब उसको मेंटेन रखा गया। चूंकि एग्री की ये फसलें नैरो है, ये बड़ी कॉमोडिटीज नहीं है, बड़े पैसे वाली ये कॉमोडिटीज नहीं है, चना और गेहूं या शुगर की तरह। तो इसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है और इसे कायम रखा जा सकता है। मेरा मानना है कि पिछले साल भी जिन जिन लोगों ने कायम रखा था, उनको किसी बड़ी ताकत की जरूरत नहीं है। जब आपकी फसल ही 3500-3600 करोड़ की हो, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसा कर सकते हैं विश्व मोहन जी। 3600 करोड़ का हो तो अगर 20% भी अगर कोई मैनेज करने वाला हो तो भी वो बाजार को चला सकता है किसी भी साइड में। ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, अब एग्री की बात हो रही है तो हम ग्राउंड की भी बात कर लेते हैं। श्रीपाल जी, आप बताइए, फसलों को लेकर आपके पास क्या रिपोर्ट है? इस साल कितना उत्पादन रहा होगा? देखिए सर, फसल का उत्पादन सही रूप से इसकी काउंटिंग करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फसल जो भी फसलें आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि बाजार में जो आती है ना, वो फास्ट गति से आती है। और यही ग्वार के साथ हुआ कि पिछले महीने में हमने देखा कि स्पीड से फसल जो है वो आ गई। मुख्य रूप से नहरी फसल श्रीपाल जी, कितनी का फसल अब उतारा तक आई कमजोर होगी? रहा। जी सर, कितनी फसल अब तक आई होगी कुल मंडियों में? अगर राजस्थान की, हरियाणा और गुजरात हर जगह की मंडियों की अगर बात करें, तब तक कितनी फसल आ चुकी हुई मंडियों में इस सीजन में? जी जी, जैसे मंडियों की काउंटिंग के हिसाब से जो व्यापारी काउंटिंग करते हैं, उस हिसाब से 34 लाख बोरी फसल जो है वो अब तक मंडियों में आई है। ये तो हो गया काउंटिंग। इसके अलावा कुछ सीधा डायरेक्ट माल आता है, मिलों में सप्लाई आती है, डायरेक्ट आती है, तो 10 लाख बोरी हम उसको मान सकते हैं। तो 40-45 लाख बोरी फसल जो है वो मार्केट में आ चुकी है। तो इसमें पूरी नई फसल होगी या आप 34-35 लाख कह रहे हैं पूरा नई वाली फसल नहीं, होगी? नहीं। 10 पुराना स्टॉक भी हो सकता है? नहीं नहीं, ये जो 40-45 लाख बोरी जो ग्वार आया है, ये बिल्कुल नया है। और फसल की अगर इस साल के उत्पादन की हम बात करें तो 60 से 70% फसल जो है वो मार्केट में आ चुकी है। से अब कैरी ओवर फसल स्टॉक की गणना की अगर हम बात करें, अगर उत्पादन की बात करें, तो कोई बड़ा फर्क नहीं आ रहा। पिछले 4-5 सालों में जो ग्वार का उत्पादन होता आ रहा है, वैसा ही इस बार हम मान सकते हैं। 70, जैसा पुखराज जी ने 70 लाख बोरी बोला, तो कोई 60 लाख बोरी बोलता है, कोई 75 लाख बोरी बोलता है, तो 10-15 लाख बोरी कम ज्यादा ये वेरिएशन रहता है। फसल में कोई बड़ा उत्पादन नहीं है, फसल को कमजोर ही मान सकते हैं डिमांड के मुकाबले। पुखराज जी, आपको क्या लग रहा है कितना इस बार का उत्पादन नंबर क्या रहा होगा? प्रोडक्शन नंबर क्या ये जो 55-60 लाख बोरी के आसपास कह रहे हैं, क्या इसी आसपास के नंबर रहे होंगे? जी बिल्कुल, इसी के आसपास मान सकते हैं हम। हर आदमी का अपना अपना आकलन होता है, अपनी सर्वे होती है, अपना व्यू होता है। पुखराज जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है प्रोडक्शन के नंबर किस तरह के रहे होंगे? विष्णुमोहन जी, प्रोडक्शन के नंबर वही 70 लाख जो मैंने पहले बताए थे और आज भी बता रहा हूं। इसमें मैं कभी तेजी मंदी में विचलित नहीं हुआ, बाजार मंदा हो या तेज हो। फसल का आकलन 70 लाख का है और उसी के अनुरूप ही फसल आ रही है। 5 लाख बोरी कम ज्यादा हो सकती है। इसके पीछे एक कारण और है, इसमें श्रीपाल जी भी ठीक है और मैं भी जो कह रहा हूं, तो ये सब सहमत होंगे लोग कि ग्वार की फसल ऐसी है जिसे किसान भी रोकते हैं और किसानों के घरों में भी रहता है। तो वो फसल बाजार में नहीं आती, तो ऐसा पूरा पता नहीं लगता कि कितनी फसल मार्केट में आई है और कितनी नहीं आई है। हाँ, अराइवल को देखकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि 65% के लगभग या 70% के लगभग फसल आ चुकी है। तो इस फसल आ चुकने के बाद में जो भाव का ठहराव होना चाहिए, एक तो वो ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फंडामेंटल के हिसाब से देखें विष्णुमोहन जी, मैं एक सवाल के उत्तर में दो उत्तर दे रहा हूं मैं आपको। फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो इसके भाव 5700 के नीचे अभी नहीं रहने चाहिए थे।
बावजूद उसके रह रहे हैं। तो ये एक शोध का विषय है कि नए सिरे से हमें एक नया शोध करना पड़ेगा कि ग्वार के भाव ऐसे क्यों रह रहे हैं, जबकि फंडामेंटल के मुताबिक ऐसे रहने चाहिए थे। डिमांड इस तरह की है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक शोध का विषय है जिसमें पूरा समय लगेगा इसको आगे के लिए देखने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और आगे ऐसा क्या हो सकता है। विष्णु भाव पर एक बार वापस आपसे आऊंगा, उससे पहले मैं गजेंद्र जी के पास चलता हूं। गजेंद्र जी, आप बताइए, कहा जा रहा है कि 10 सालों में सबसे अच्छी एक्सपोर्ट की डिमांड रही है। क्या लग रहा है जो ये नंबर है, आपसे भी मैंने वो नंबर लिया था, वो दिसंबर के जो एक्सपोर्ट के जो नंबर आपने भेजे थे कि 35,000 टन के आसपास जो एक्सपोर्ट हुआ है, वो नंबर किस तरह के, कितना एनकरेजिंग है और भाव को कितना सपोर्ट दे सकते हैं, और ओवरऑल आगे का डिमांड आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। देखिए, जो एक्सपोर्ट नंबर हैं वो फैक्ट तो यही है कि काफी कई सालों के ईयर्स के बढ़िया नंबर हैं। 35,000 टन के आसपास जहां तक मुझे जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये नंबर सच में बहुत बेहतर है और इसका हम रियलिटी देखने के लिए, हम तो डे टू डे में ट्रेड में रहते हैं, तो हमें पता रहता है कौन बायर है, कितनी क्वांटिटी में उन्होंने बाय किया है। तो उससे एक अंदाजन भी होता है कि लगभग दिसंबर महीने में 35,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है। जहां तक कि आगे की बात है, तो ये जो ऑयल सेक्टर की जो डिमांड है, जिस हिसाब से बाइडेन ट्रम्प शपथ लेंगे, तो वो जनरली जाने जाते हैं फ्रैकिंग और ड्रिलिंग में जो नए नए खोज हैं उनको जारी रखेंगे। उसके तहत ग्वारगम में अच्छी डिमांड हमें आगे भी देखने को मिलेगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट सिनेरियो है ग्वारगम का, वो तो आगे धीरे धीरे बेहतर ही होने वाला है। तो जहां तक बात है सप्लाई की, तो सप्लाई उस हिसाब से मिल नहीं रही है। अभी तक तो मिल गई, क्योंकि जिस हिसाब से अराइवल 20 लाख बोरी के आसपास अराइवल आ चुकी है, तो अभी तक तो प्लांट चलाने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन पिछले हफ्ते जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, अराइवल जैसे से कम हुई, उस हिसाब से हमें प्लांट चलाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। पैरिटी से माल नहीं मिल रहा। आज भी देखो ना, गम को 100 रुपए घटा दिया और गंवार मात्र 20 रुपए घटा है। इसका साफ साफ इशारा यही है कि जो प्लांट है वो उनको पैरिटी में आने नहीं दे रही और एक हाजिर में एक पैनिक लाने की कोशिश की जा रही है। गजेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये होगा, जो करंट भाव है आपको क्या लग रहा है, जो डिमांड सप्लाई की बात आप कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि कैरी ओवर स्टॉक भी नहीं है और किसी भी एग्री डेरिवेटिव मार्केट को चलाने के लिए, किसी एग्री हाजिर बाजार में चलाने के लिए भी काफ़ी अहम होता है कैरी ओवर स्टॉक। अगर वो नहीं है, वो भी, और साथ ही डिमांड की आप बात कर रहे हैं, आगे का आउटलुक भी आपको बेहतर दिख रहा है, ट्रंप की पॉलिसी फेवरेबल है, कितना अभी का करंट भाव से आपको कितनी तेजी की संभावना आपको यहाँ से लग रही है गजेंद्र जी? देखिए, तेजी तो अभी भी, एक्चुअल प्राइस तो ग्वार के 6,000 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन स्पेकुलेशन कह लीजिए, या जो जैसा कि पुखराज जी ने बताया कि एक तरीके से मार्केट को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो उस हिसाब से तेजी मंदी का आंकलन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन धरातल पे सच्चाई नहीं आ रही है। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बाजार नहीं चल रहे हैं। तो मेरे समझ में अगर मैं 6,000, 6200, 6500 ग्वार मुझे लग रहा है, लेकिन जब तक वो एक्चुअल में वो चीज, इस तरह की जब घटनाएं होती रहती है, मार्केट जैसे मेंटेन करके रखते हैं, तो तेजी मंदी में आंकलन करना व्यर्थ है। श्रीपाल जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, जो करंट भाव है यहां से कितनी तेजी आनी चाहिए वास्तव में, जिस तरह के फंडामेंटल्स है उस हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो जो भाव अभी खड़े हैं ना, वो भाव ही गलत है। पुखराज जी ने भी बताया, अभी गजेंद्र जी ने बताया, तो मेरा भी यही मानना है कि आज जैसे हम ग्वार की फसल देखते हैं, किसानों की सप्लाई देखते हैं, उस हिसाब से ग्वार के भाव जो है वो आज 6,000 रुपए होने चाहिए। क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि पिछले 4-5 सालों से 6,000 रुपए के भाव जो है वो किसानों को मिलते आए थे। लेकिन इस एक साल में धीरे धीरे वायदा में वॉल्यूम कम होने से और इसमें तेजी नहीं आने के कारण, वायदा के कारण भावों को रोका गया है। लेकिन आज किसानों को 6,000 रुपए के फेयर प्राइस किसानों को आज ही मिलने चाहिए। अब रही बात आगे की तेजी की, तो ये ग्वार है, इसमें पहले भी भाव तो बहुत ऊपर तक हमने देखे हैं, लेकिन उन भावों को अगर छोड़ दें तो 2021 में भी 7-8 हजार रुपए के भाव ग्वार के हुए थे। तो उससे आज डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई भी घटी है, कैरी स्टॉक भी घटा है। तो 7,500 से 8,000 रुपए के फेयर भाव अगर आज के दिन बने या आने वाले समय में बने, तो कोई अप्रत्याशित उसको नहीं कह सकते हम, जायज भाव हम कह सकते हैं। ओके, पुखराज जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वाजिब भाव होना चाहिए? करंट सिनेरियो को ही मान के चले, मैं आगे का आउटलुक छोड़ देता हूं, क्या गाइडेंस कौन दे रहा है, किस तरह की पॉलिसी ट्रंप की रहती है, मौजूदा सिनेरियो में ही क्या वाजिब भाव आपको लग रहा है?
देखिए, वर्तमान स्थिति के अंदर विश्वमोहन जी 6,000 के आसपास, 5700 से 6,000 के आसपास भाव चाहिए। उसके पीछे मेरा एक लॉजिक भी है। जो ऑन स्पॉट पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं जो मिलर्स, वो भी इस नए साल के अंदर सिर्फ 50% क्षमता से चल रहे हैं। 50% उनकी क्रैचिंग बंद हो गई है, क्योंकि उन्हें कच्चा माल मिल नहीं रहा है। ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और जब मिलों को 50% ही वास्तविक कच्चा माल मिल रहा है, जो स्पॉट पेमेंट, कैश पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब देखा जा सकता है कि सप्लाई साइड बहुत कमजोर है। और इस कमजोर सप्लाई साइड के अंदर फसल को देखते हुए इसके भाव 5700 से 6,000 के बीच में कहीं आसपास में रहने चाहिए विश्वमोहन जी। ओके, शुक्रिया पुखराज जी। वक्त तो नहीं था, मेरे पास एक दो और सवाल रह गए, लेकिन बार बार हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि ब्रेक लेना होगा। शुक्रिया। जाते जाते सर 10 सेकंड में एक अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए पुखराज जी, क्योंकि हम सेबी रेगुलेटेड हैं। हाँ जी विश्वमोहन जी, मेरी कोई पोजीशन न वायदा बाजार में है, न हाजिर बाजार में है। और गवार को ट्रैक करने का शौक मुझे 1980 से है। 1980 से मैं इस कमोडिटी को ट्रैक करता हूं, और भगवान ने चाहा तो जब तक समझ और दिमाग काम करेगा, मैं इस कमोडिटी के अंदर लगा रहूंगा। विश्वमोहन जी, मेरी कोई पोजीशन नहीं। श्रीपाल जी 5 सेकंड में, वक्त कम है, डिस्क्लेमर दे दीजिए ग्वार के बारे में। सर, मैं किसान हूं और किसानों को अपनी उपज का अच्छा भाव मिले, बस यही मेरा प्रयास रहता है। इसके अलावा मंदी तेजी पे अपना कोई व्यू नहीं रहता, ना मुझे इस चीज की कोई जानकारी है। ओके, गजेंद्र जी आप बताइए, आप क्या डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ और मेरा एक डेली फिजिकल ट्रेड रहता है, तो इसमें तेजी मंदी की मेरा कोई इसमें डिस्क्लेमर है। ओके, शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और गाइड किया दर्शकों को कि क्या हो सकता है 2025 में ग्वार मार्केट में। हालांकि वक्त बहुत कम था, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जितना भी वक्त था आपने गाइड किया हमारे दर्शकों को। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।